नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं शशि थरूर की पुस्तक अंबेडकर एक जीवन इसके साथ उपस्थित हूं। अंग्रेजी में लिखी गई इस पुस्तक का अनुवाद हिंदी में अमरेश द्विवेदी ने किया है। डॉक्टर शशि थरूर का नाम भारत के लोगों के लिए, खासकर पुस्तक प्रेमियों के लिए, बौद्धिकों के लिए अनजाना नहीं है। अब तक 24 से अधिक किताबें डॉक्टर थरूर की आ चुकी हैं। बेस्ट सेलर लेखक हैं और कथा और कथेतर दोनों ही विषयों और विधाओं में उनकी पुस्तकें आती रही हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम एंड बियॉन्ड, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव, ये पुस्तकें उनकी काफ़ी चर्चित रही हैं। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, व्हाई आई एम अ हिंदू, द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियाटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन, और प्राइड, prejudice and पेंडेट्री द एसेंशियल चर्चित पुस्तकें रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्होंने लेखन के लिए मिला है। ढेर सारे दूसरे पुरस्कार भी मिले हैं। अमरेश द्विवेदी जिन्होंने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है, वह जाने माने पत्रकार हैं। 2 दशक से अधिक का उनका अनुभव है। बीबीसी से जुड़े हैं और यह पुस्तक अनुवाद करते हुए उन्होंने जो श्रम किया है और भाषा का जो उनका ज्ञान है वह दिखाई देता है। जहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर की इस जीवनी की बात है, डॉक्टर थरूर का कहना यह है कि बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने जिस समाज में वो पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, वहाँ से जो कुछ उन्होंने बौद्धिक तौर पर, ज्ञान के स्तर पर और मनुष्य की समता के स्तर पर, समानता के स्तर पर हासिल किया, वह न केवल एक मिसाल और आदर्श है, बल्कि वहाँ तक पहुँचना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। MA, MSc, PhD, DSc, DLitt, बार एट लॉ जैसी उपाधियाँ उनके खाते में। आधुनिक युग के सबसे महान भारतीयों में उनकी गिनती होती है और बहुत सारे मामलों में उनकी जो शख्सियत है वह केवल एक संविधान निर्माता के रूप में तो उनके समर्थक उनको जानते ही हैं, संविधान सभा के वो प्रमुख भी थे, लेकिन उन्होंने भारत का जो उदारवादी स्वरूप है, जो धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी मूल्य है हमारा, उन सबके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की जो जुझारू सोच थी उसका बड़ा महत्व है। और थरूर ये मानते हैं कि दरअसल अंबेडकर के जीवन की जो कहानी है और जो उनके व्यक्तित्व का जो आक्रोश या उग्रता हम पाते हैं, विशेषकर गांधी के प्रति जो उनकी नाराज़गी थी, उन सबको एक अलग दृष्टि से देखी जाने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि उनके जीवन में जितने भी अपमान और बाधाएं थी, जो उनका जीवन संघर्ष था बचपन में ही जिससे उनका साबका हुआ, उन सब ने डॉक्टर अंबेडकर को गढ़ा, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा थी और जो उनका जुझारूपन था, उसने समाज के एक बड़ी वर्ग को और एक बहुलतावादी वर्ग को वह सब कुछ दिया, न केवल अपने जीवन काल में उनके, बल्कि आने वाली पीढ़ियां आज तक डॉक्टर अंबेडकर ने जो कुछ भी चुना वह सब कुछ
उनके उन संघर्षों की देन है जिससे हमारे समाज का एक बड़ा तबका आज अपने अधिकारों को हासिल करता है, और हासिल ही नहीं करता बल्कि सत्ता, सरकार, प्रशासन में न केवल वह बराबर का हिस्सेदार है बल्कि मनुष्य की गरिमा, उसका भी योगदान उसको मिलता है। सामाजिक न्याय और अधिकारों के क्षेत्र में जो उनकी उपयोगिता थी वह डॉक्टर थरूर के शब्दों में, ऐसा करते हुए अंबेडकर ने ऐसे उन लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया जो अभी पैदा नहीं हुए, और अपनी बौद्धिकता और कलम की ताकत से उन्होंने एक प्राचीन सभ्यता को आधुनिक युग में ले आए। गंभीर शोध, अनुसंधान और अंतर्दृष्टि से लबरेज यह पुस्तक दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके कर्म सभी को देखती, और उनके जीवन पर जो संत तुकाराम का प्रभाव है उसकी भी बात करती है। और इस पुस्तक की शुरुआत भी संत तुकाराम के उन शब्दों से होती है कि हमारे पास शब्द की शक्ति है, शब्द के हथियारों से हम लड़ेंगे, शब्द हमारे जीवन की श्वास हैं, हम लोगों के बीच शब्दों की दौलत को बांट देंगे। यह पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को 6 अध्यायों में समेटती है। पहला जो खंड है उसमें 5 अध्याय हैं, जिनमें नींव का निर्माण यानी 1891 से 1923 तक की घटनाएं हैं। 14 अप्रैल 1891 को मुंबई प्रेसिडेंसी में महार परिवार में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। वहाँ से यह पुस्तक शुरू होती है और 1923 तक की उन घटनाओं का वर्णन करती है जिनने डॉक्टर अंबेडकर को गढ़ा। पुस्तक की शुरुआत बहुत ही रोचक ढंग से होती है। 9 साल की उम्र में 2 भाइयों के साथ डॉक्टर अंबेडकर नए कपड़े पहनकर अपने पिता के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहली बार ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं। जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन शाम 5 बजे आएगी और पिता को उनका संदेश नहीं मिल पाया था, इसलिए इन लोगों को लेने कोई नहीं आता है। और वहाँ से इनकी यात्रा शुरू होती है। चूँकि जाना था और ये पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई गाड़ी वाला इसलिए ले जाने को तैयार नहीं है क्योंकि ये महार जाति में पैदा हुए थे। महार जाति उस समय अछूत मानी जाती थी, और डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक की शुरुआत में ही 3 बिंदुओं का जिक्र किया है, और उनका कहना है कि अछूत शब्द का प्रयोग करने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन उस समय की स्थितियाँ ऐसी थी कि उनका उल्लेख जरूरी है। इनको कोई साधन नहीं तैयार होता, अंततः एक गाड़ी वाला तैयार होता है, लेकिन इस शर्त पर तैयार होता है कि गाड़ी ये चलाएंगे और वो साथ साथ जाएगा। और उसके बाद रास्ते में इनको पानी नहीं मिलता है। जब ये लोग सोते हैं तो इनको डर होता है कि कहीं रात में कि इनके ऊपर हमला ना हो जाए। उन मनस्थितियों से ये चित्रण शुरू होता है। 2 गुना किराया देने के बाद भी गाड़ी इनको खुद चलानी पड़ती है, और ये लंबी यात्रा है। और इन सब की वजह ये थी कि अछूत व्यक्ति को कोई ले नहीं जाना चाहता है। उसके बाद उस अनहोनी और उस मनोस्थिति में 9 साल के एक बच्चे के दिमाग में जब जाति को लेकर यह विभेद उसे झेलना पड़ेगा, तो वहाँ से लेकर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का जो को जीवन यात्रा है, और वहाँ से जब उनके पास ऐसी उपाधियाँ आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में किस तरह की बातें होंगी। हालांकि महार जो जाति थी जिसको उस समय अछूत समझा जाता था, उसका भी उल्लेख किया है कि ये एक जुझारू जाति थी, और भारतीय सेना में ब्रिटिशर्स ने उनको किस तरह से महत्व दिया। यह पुस्तक आगे के अध्यायों में मैं पहले अध्यायों का जिक्र कर दूं, फिर कुछ बातें बताऊंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि आप डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को जानने के लिए इस पुस्तक को खरीदें, थोड़ा बहुत आभास कर लें कि इस पुस्तक में क्या है। तो नींव का निर्माण में 1891 से 1923 की बात है। माउंटिंग द पोडियम
यानी उनकी ऊपर की जो चढ़ाई है उसमें 1923 से 1930 का जिक्र है। शिखर पर वो कैसे पहुंचते हैं 1930 से 1935 तक का कालखंड है। शिखर से अवलोकन 1935 से 1946 की बात है और विजय और भ्रम 1946 से 1956 के बीच की घटनाएं हैं। खंड 2 में विरासत की बात है, एक सार्थक जीवन और आभार और संदर्भ ग्रंथ शामिल। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की जो ये घटनाएं हैं, वहाँ पे जिस तरह से उनको महार जाति में पैदा होने के चलते जो छुआछूत, अस्पृश्यता, यहाँ तक कि पढ़ाई में स्कूल में किस तरह का विभेद हुआ, किस तरह से अंग्रेजी शासनकाल में लोगों ने न केवल उनकी मदद की बल्कि 2 ब्राह्मण अध्यापकों ने भी उनकी मदद की। एक ने उनको अपने साथ रख कर उनको न केवल ये अंबेडकर टाइटल भी उनके शिक्षक द्वारा दी हुई है, टाइटल है जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने नाम के साथ लगाया है। उनका परिवार कैसे मुंबई जाता है, किस तरह से उनके पिता, इनके भाइयों की 14 बच्चों का जन्म हुआ जिसमें बहुत सारे मृत्यु हो गई, उसके चलते डॉक्टर अंबेडकर के मन में किस तरह से स्त्री अधिकारों की बात हुई, अपने पिता की दूसरी शादी से ये किस तरह से नाराज हुए और बचपन में कम उम्र में शादी होने पर स्त्री को जो समझा जाता है उसका उनके व्यक्तित्व पर क्या असर हुआ, उस छुआछूत का क्या असर हुआ, जिस तरह से उनकी मदद हुई और ब्रिटिश स्कूलों में उनको प्रवेश मिला, उसके चलते उनके मन पर क्या प्रभाव हुआ, और इन सब का उल्लेख यह पुस्तक करती है। कैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा के तहत उन्होंने अपने व्याख्यान दिया, वहाँ गुजराती ब्राह्मण और हिंदू समाज के सुधार के प्रति डॉक्टर अंबेडकर की क्या सोच थी, वंचित वर्ग के लिए वो किस तरह से जूझ रहे थे, किस तरह से उन्होंने बाद के दिनों में उनको समझ में आया कि हिंदू धर्म में जो छुआछूत है उससे उबरने की स्थितियां जब नहीं थी और उनका महात्मा गांधी से टकराव हो गया, तो किस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने सोचने की कोशिश की और उस धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान जो जाति की प्रतिष्ठा है और जाति का जो वर्चस्व है उसको तोड़ने के लिहाज से उन्होंने फिर क्या कुछ किया। और ईसाई धर्म में क्यों नहीं गए, सिख धर्म के प्रति उनका आकर्षण था, क्यों नहीं गए, इस्लाम के प्रति वह क्यों नहीं गए, क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर यह मान रहे थे कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन के बाद भी भारत भूमि पर जो इस्लाम है वहाँ भी जाति भेद खत्म नहीं हुआ है, और प्लस मुसलमानों की जो उग्रता थी भारत के बंटवारे के बाद, उसने किस तरह से दलितों के जीवन को वहाँ पे उनको उपेक्षित किया, उसका भी उनको भान था। उनकी जो कुशाग्र मेधा थी, उनका जो संघर्ष था, उनकी जो विरासत थी, उनका जो आर्थिक चिंतन था, उन सब के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का मानना है। वो अरुंधति राय के शब्दों को उधार लेते हैं और वो कहते हैं कि इतिहास जो है अंबेडकर के प्रति अनुदार रहा है। अरुंधति राय ने लिखा है, पहले उन्हें सीमित किया गया, फिर महिमामंडित किया गया। इतिहास उन्हें भारत के अछूतों का नेता और गरीबों की बस्ती का मसीहा बताता है। उनके लेखन को छिपाया गया, बौद्धिक कट्टरता और व्यवहार के खराब पक्षों को उभारा गया। दरअसल अंबेडकर को सही मायनों में अगर समझने की ज़रूरत है तो उनके विचारों को पढ़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर शशि थरूर का भी उद्देश्य यही है, और जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के लेखन को समझते हैं उनका कहना यह है कि दरअसल ये कहीं से भी गांधी बनाम अंबेडकर नहीं था। महात्मा गांधी के जीवन की जो स्थितियां थीं, उनके जीवन के जो अनुभव थे, वो जिस तरह से हिंदू समाज का पूरा परिष्कार करके वर्ण व्यवस्था के तहत दलितों को उनका अधिकार, मानवीय मूल्य दिलाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि दलितों को आपने जिस तरह से वंचित कर रखा है, पहले उनको अपनी बराबरी में लाइए, फिर बराबरी की बात करिए। ये जो हम आरक्षण की बात करते हैं, हम जो उनके
उग्रता की बात करते हैं, गांधी के प्रति जो तमाम सम्मान के बावजूद गांधी के प्रति जो उनकी नाराज़गी की बात करते हैं, वह सब कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि हम डॉक्टर अंबेडकर की उन स्थितियों को नहीं समझ पाते। एक बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख इस पुस्तक में डॉक्टर थरूर ने किया है मार्टिन लूथर किंग का, कि जब मार्टिन लूथर किंग भारत आए और वो भारत सरकार के अतिथि थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी थी। 1959 की घटना का उन्होंने जिक्र किया, और जब वो केरल के त्रिवेंद्रम में पहुँचे और वहाँ उनकी किताब कास्ट द लाइट दैट डिवाइडेड अस, पत्रकार इसाबेल जिन्होंने लिखा है और का उल्लेख किया है कि जब वहाँ पे परिचय दिया गया मार्टिन लूथर किंग का और किसी ने कह दिया कि युवाजनों, हम आपके समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के हमारे अछूत साथी को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मार्टिन लूथर किंग को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये हमें अछूत क्यों कह रहे हैं। और उसके बाद लूथर किंग ने इस बात को परखने की कोशिश की कि स्वतंत्र भारत में किस तरह से जाति व्यवस्था है, और बाद में लूथर किंग ने उस पत्रकार के हवाले से जो अमेरिकी पत्रकार इसाबेल विल्कर्सन ने लिखा है अपनी किताब में, कि लूथर ने लिखा कि एक पल के लिए मैं थोड़ा सदमे में था और नाराज़ भी कि मेरा परिचय एक अस्पृश्य के रूप में कराया गया, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि दरअसल सच्चाई यही थी कि इस समाज के वे लोग आज भी गरीबी में वायुरोधी पिंजरे में घुट रहे हैं, और अगर उनको देखा जाए तो हाँ, मैं एक अछूत हूँ, और संयुक्त राज्य अमेरिका का हर निग्रो एक अछूत है, और भारत में भी दलितों के साथ कम से कम 1959 में स्वतंत्रता के पश्चात भी ये स्थितियाँ नहीं थी। शायद यही वजह थी कि अंबेडकर ने असमानता, आत्मसम्मान, इन सब की रक्षा के लिए बौद्ध धर्म की बाह गई। यह पुस्तक दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के जीवन कर्म को एक अलग दृष्टि प्रदान करती है, बौद्धिक दृष्टि प्रदान करती है, और यह भी बताती है कि दरअसल हम जब अपने इतिहास की महान शख्सियतों को देखते हैं तो उनके समूचे परिदृश्य, परिवेश और उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के आधार पर उनका आकलन करना चाहिए, न कि केवल भक्ति भाव से। जो अंबेडकर के समर्थक भी हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी भी हैं, जो महात्मा गांधी के समर्थक हैं, जो महात्मा गांधी के विरोधी हैं, जो पंडित नेहरू के समर्थक हैं, जो पंडित नेहरू के विरोधी हैं, यह बात सभी के समर्थकों और विरोधियों के लिए लागू होती है कि हम जब अपने पूर्वजों की बात करते हैं, अपने समय के, अपने कालखंड के महान लोगों की बात करते हैं, तो सबसे पहले उनके जीवन कर्म को, उनके लेखन को, उनके विचारों को पढ़ें, समझें, और उसके बाद चाहे उनका समर्थन करें और चाहे उनका विरोध करें। अमरेश द्विवेदी को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पुस्तक का इतना सरस और इतना उम्दा अनुवाद किया है कि इसके पाठ में कहीं भी इस बात का आपको भान नहीं होता कि यह पुस्तक अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित है। डॉक्टर थरूर अपने आप में जो अंग्रेजी लिखते हैं वह अपने आप में बहुत ही अनूठी भाषा, उनका अंग्रेजी पर जो प्रभाव है, आंग्ल भाषा पर, वह अद्भुत है। और ऐसे में उनकी लिखी पुस्तक का इतना सहज और सरस अनुवाद करना, जो आपको पढ़ते समय हिंदी का सा ही भान दे, कहीं भी आपको यह पता नहीं चलता है कि नहीं आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो जिसका भाषांतर हुआ है। दरअसल इस उम्दा भावानुवाद के लिए मैं अमरेश द्विवेदी को भी बधाई दूंगा। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 495 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 218। वाणी प्रकाशन से मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा कि ऐसी पुस्तकों का मूल्य थोड़ा कम रखें। थोड़ा हल्के पेपर पर पेपरबैक संस्करण संभवतः ये है, थोड़ा कम रहेगा तो ज़्यादा लोगों तक ऐसी पुस्तकें पहुंच पाएंगी, और पुस्तकें ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी तो न केवल लेखक बल्कि उस महान शख्सियत के प्रति भी न्याय हो पाएगा जिन पर यह किताब लिखी गई है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हर दिन मैं ऐसी किसी किताब के साथ आपके पास पहुंचूं जो
आपको आपकी पसंद की पुस्तक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सके। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।